के समय लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे भारत के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल, गवर्नर और भारत के वायसराय के बारे में। इनमें हमने पढ़ लिया था लॉर्ड कैनिंग तक, और लॉर्ड कैनिंग को हमने ये समझ लिया था कि लॉर्ड कैनिंग वो व्यक्ति रहा जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला वायसराय बना था। और लॉर्ड कैनिंग ही था जिसके समय में 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति को हमने पढ़ लिया, उसके संबंधित जो सारे प्रश्न एग्जामिनर बनाता है उसको पढ़ चुके हैं हम। अब हम समझते हैं कि क्या हुआ 1857 की क्रांति के बाद। 1857 की क्रांति के बाद लॉर्ड कैनिंग के ही शासनकाल में, लास्ट मैंने आपको बढ़ा दिया था कि 1856 ईस्वी में भारत में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया था। उसके बाद हमने पढ़ा 1857 की क्रांति हो गई, और उसके बाद जब 1857 की क्रांति के पश्चात 1858 ईस्वी में जब 1857 की क्रांति समाप्त हुई तो भारत में ब्रिटिश सत्ता हल चुकी थी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको ऐसा धोया, भारत में भले ही हार गए, लेकिन आप मुझे बताइए क्या भारतीयों ने अंग्रेजों के सामने आसानी से हार मान ली? नहीं, आसानी से हार नहीं मानी। और जब 1857 की क्रांति में जो अंग्रेज मारे गए, वो मरे हुए अंग्रेज, उनकी जो डेड बॉडी थी, जो वो इंग्लैंड की महारानी के पास भेजी गई, ब्रिटेन की महारानी के पास देखी गई, तो ब्रिटेन की महारानी ने ये देखा कि कोई भी अंग्रेज जो मारा है भारतीय क्रांतिकारियों ने 1870 क्रांति, वो कोई भी साबुत नहीं है, सब टूटे फूटे, मतलब कहीं से पूरी बॉडी किसी की है नहीं, ऐसा मारा। भारतीय ने बहुत अच्छे तरीके से उनको मारा काटा। उन्होंने देखा कि ऐसे मारते भारतीय ऐसे, अगर भारत में अगर सांप को भी मारते हैं तब तक मारते हैं जब तक उसकी पूंछ भी हलनी बंद नहीं होती ना, जबकि 10-15 मिनट पहले मर चुका होता है, पूंछ भी अगर हला देना तो कहते हैं मार 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 मार, और ऊपर से उसकी आंखें भी फोड़ देते हैं, उसकी आंखें फोड़ देते हैं कि फोटो खींच ले गए ना, नागिन आएगी, इसकी गर्लफ्रेंड आएगी, वो फोटो खींच देखकर तो आंखें भी फोड़ देते हैं। यही हुआ जब देखा उस महारानी ने, तब उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी आप तो भारत को हमारे हाथों से निकलवा देते, और उसने एक लेटर लिखा। उस लेटर में लिखा लॉर्ड कैनिंग को, और लॉर्ड कैनिंग ने 1858 में इस पत्र को पढ़ा इलाहाबाद में। और इस पत्र में यह लिखा हुआ था कि लॉर्ड कैनिंग, अब तक तुम ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थे, अर्थात गवर्नर जनरल थे भारत के, और अब आप तो निकलवा देते, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को हाथों से निकलवा देती इंग्लैंड के, तो अब आप ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन नहीं बल्कि हमारे अधीन, अर्थात इंग्लैंड की सरकार के अधीन शासन चलाओगे। इसको पद को गवर्नर जनरल से कहने लग गए वॉइस रॉय। वॉइस मतलब आवाज, एक प्रकार का आदेश, और रॉय मीन्स होता है जो महारानी थी वो रॉयल परिवार की थी। अब तक हमने पढ़ा, पिछली क्लासों में हमने पढ़ा कि शासन चलाने के लिए 4 पोल की आवश्यकता होती है: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। अब तक जब गवर्नर जनरल था तो गवर्नर जनरल के समय में जो विधायिका थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, लेकिन अब जो विधायिका रहेगी वो इंग्लैंड की सरकार रहेगी। अब भारत में जो पदाधिकारी चुना गया है उनके द्वारा वो इंग्लैंड की सरकार के अधीन कार्य करेगा, ब्रिटेन की महारानी के अधीन। तो इस प्रकार से लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय बना था। उसके पश्चात और सुधार हुए। चार्टर एक्ट 1861 आया लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। इस चार्टर एक्ट 1861 के अंतर्गत भारत में 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई, कोलकाता में, मद्रास में और मुंबई में। 3 हाई कोर्ट 1862 ईस्वी में चार्टर एक्ट 1861 के अंतर्गत स्थापित किए गए। एग्जामिनर आपसे क्या बात पूछेगा? एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि भारत में चार्टर एक्ट 1861 के आने का उद्देश्य क्या था। आपको आंसर लगाना है गवर्नर जनरल की शक्तियों को बढ़ाना। याद करिए जरा वो बात, आप जब मैंने आपको पढ़ाया कि जब 1773 ईस्वी को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जब आया था तो उस समय में गवर्नर जनरल नहीं होते थे, उससे पहले गवर्नर होते थे, वो भी बंगाल के। और उसके अंतर्गत, इस एक्ट के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहने लग गए थे, और पहला वारेन हेस्टिंग्स बना था, अर्थात उसकी वैल्यू को बढ़ा दिया गया था। और पहली बार इसके अंतर्गत कोलकाता में एक न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसके पहले न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे को बनाया गया था। याद आया? तो उसी का ही अपडेट वर्जन अब और लाया गया।
रेगुलेटिंग चार्टर एक्ट 1861 और 1862 में फिर 3 न्यायालय स्थापित किए गए। अब गवर्नर जनरल की शक्तियों को वायसराय की शक्तियों को बढ़ाने के लिए ये एक्ट लाया गया। 1860 ईस्वी में, इसी के समय में आपको याद हो कि 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को भारत में प्रथम बार जो लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग की कार्यकारिणी परिषद में एक सदस्य था जेम्स विल्सन। ये जेम्स विल्सन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार बजट प्रस्तुत किया था। और एग्जामिनर आपसे पूछता है कि भारत में बजट प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है, तो आंसर जेम्स विल्सन को। वो बजट पहली बार किसके समय में पारित हुआ था, तो लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित हुआ था पहला बजट। और भी एग्जामिनर आपसे पूछता है कि भारत में सर्वप्रथम अध्यादेश जारी करने का आदेश किस एक्ट के अंतर्गत दिया गया था। जो वर्तमान में केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें अध्यादेश जारी करती है, राष्ट्रपति 1, 2, 3 याद आ रहा होगा, 213 राज्यपाल। तो पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति चार्टर एक्ट 1861 के अंतर्गत दी गई थी लॉर्ड कैनिंग के समय में। ये कार्य इसके समय में हुए। उसके बाद आगे पढ़ते हैं और काम के 2-3 गवर्नर जनरल, वायसराय बोलेंगे अब तो, 2-1 वायसराय को और पढ़ते हैं। 1856 में क्या हुआ, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। 1857 में क्रांति हो गई। और जो लेटर भेजा महारानी ने 1858 में, उसको कहां पढ़ा, इलाहाबाद में। 1861 ईस्वी में चार्टर एक्ट आया। इसके अंतर्गत कोलकाता, मद्रास में और मुंबई में 3 स्थानों पर, यानी भारत के 3 कोनों पर 3 न्यायालयों की स्थापना की गई। 1860 ईस्वी को 7 अप्रैल को जेम्स विल्सन ने पहला बजट प्रस्तुत किया और जेम्स विल्सन को भारत में कहा गया बजट प्रणाली का जनक। चार्टर एक्ट 1861 का उद्देश्य था कि भारत में गवर्नर जनरल के पद को सुधारना, उसको और वैल्यू प्रदान करना। इसी के अंतर्गत उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी गई थी। इतना हमने पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं कुछ और। आगे भारत के प्रमुख वायसराय अब पढ़ रहे हैं जो काम को उनसे समझे घटनाएं पूछता है। लॉर्ड मेयो को पढ़ते हैं। लॉर्ड मेयो के 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं। एक तो आपको याद रखना है कि भारत में प्रथम बार अनियमित जनगणना किसने कराई थी, तो लॉर्ड मेयो ने वर्ष 1872 ईस्वी को प्रथम अनियमित जनगणना कराई। प्रथम अनियमित जनगणना क्यों, अनियमित को, क्योंकि जिन लोगों को जनगणना करने के लिए भेजा गया था वो लोग जनगणना करने के लिए घर से तो बस्ता उठा करके निकले, लेकिन जब गांव के पास पहुंचे तो गांव के पास ही पहुंचे, गांव में नहीं गए। वहीं कोई बुढ़ा ढेरा मिल गया, उससे पूछ रहे कि कितने व्यक्ति होंगे, इतने होंगे, अंदाजा लगाया, गांव में लिख दिया। बाकी नाम वगैरह कुछ वैसे इतना डीपली करके नहीं हुआ था। या फिर एक टीले पर खड़ा होकर के देखा, अंदाजा लगा लिया कि इतना बड़ा गाँव है तो इतनी जनसंख्या होगी, लिख के आ गए। या फिर गए तो नदी पड़ती थी या पहाड़ी पड़ती थी, इसको पार करना था, रास्ता सही नहीं था, नदी को पुल पार करना था, पानी में भीग करके जाना था, वो नहीं गए, आ गए ऐसे ही। तो ऐसी फॉर्मेलिटी के तौर पर ये अनियमित जनगणना कहलाई। पहली किसने कराई, लॉर्ड मेयो ने कराई। उसके पश्चात नेक्स्ट आगे का पॉइंट आपको इसका याद रखना है। इसी के समय में दूसरा महत्वपूर्ण कार्य यह किया गया कि क्या गया कि इसकी हत्या हो गई। एकमात्र ऐसा वायसराय कौन था जिसकी हत्या एक अफगान ने उसकी अंडमान यात्रा के दौरान कर दी थी, चाकू मारकर। जब ये अंडमान यात्रा के लिए गया हुआ था तब एक अफगान ने चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी। अफगान का नाम नहीं पूछेगा आपसे, चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी गई थी। इसके पॉइंट हो गए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट व्यक्ति को। इसके बाद एक आया और लॉर्ड लिट्टन को पढ़ लेंगे। लॉर्ड लिट्टन के प्रश्न क्या क्या पूछेंगे आपसे, पूछेगा कि भारत में स्ट्रेची आयोग का गठन किसके समय में किया गया था। स्ट्रेची आयोग का गठन किसके समय में किया गया था, तो स्ट्रेची आयोग अकाल से संबंधित था। लॉर्ड लिट्टन के समय में इसका गठन किया गया।
अकाल से संबंधित था स्ट्रेची आयोग, ये बात भी पूछता है। किसके समय गठन हुआ? लॉर्ड लिटन के समय में हुआ। इसने महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ इसके समय में? और एक कार्य ये हुआ कि वर्ष 1877 ईस्वी को, वर्ष 1877 ईस्वी को जो ब्रिटेन की महारानी थी, ब्रिटेन की महारानी को भारत में बुलवाया गया और उसके सम्मान में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया था। इसको केसरे हिंद की उपाधि से नवाजा गया। आपसे पूछा जाएगा कि ब्रिटेन की महारानी को किस वर्ष केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो 1877 में। किसके समय में किया गया था? लॉर्ड लिटन के, लॉर्ड लिटन। केसर ए हिंद, केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया ब्रिटेन की महारानी को लॉर्ड लिटन के समय में। इसके समय की अगली महत्वपूर्ण घटना, प्रसिद्ध घटना रही कि इसने वर्ष 1878 ईस्वी में भारत में जारी कर दिया वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट वर्ष 1878 ईस्वी को, 1878 ईस्वी को वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था एक बताओगे? अखबार था एक प्रकार का। गलत बता रहे हो, अखबार थोड़ी ना था। मुंह बंद करने वाला एक्ट इसको कहा गया। हाँ डिटेल बताओ। मुंह बंद करने वाला एक्ट इस एक्ट को कहा गया। ये एक्ट क्या था मैंने आपको बताया। पहले आप मुझे बताओ कि भारत में कौन व्यक्ति था जिस व्यक्ति को कहा गया पत्रकारिता का मुक्तिदाता? भारत में पत्रकारिता का मुक्तिदाता किसे कहा गया? चार्ल्स मैटकोफ को। चार्ल्स मैटकोफ पत्रकारिता का मुक्तिदाता था। पत्रकारिता की शुरुआत किसके समय से हो गई थी? कब से हो गई थी? वारेन हेस्टिंग 1780, याद करिए, बंगाल गजट, कोलकाता, जेम्स हिक्की। क्योंकि वारेन हेस्टिंग आया था तो उस समय में 4 पोल चाहिए थे, 3 तैयार थे, चौथा ये तैयार किया गया था। लेकिन पत्रकारों को इतनी ज्यादा छूट मिल गई है कि ब्रिटिशों के खिलाफ कुछ भी बोल देते हैं, वो छाप देते हैं। लेकिन जो उनकी भाषाएं हैं ना, भारत के पत्रकारों की जो भाषाएं हैं, अरबी, मराठी, गुजराती, बंगाली, तमिल, तेलुगु, कोंकणी, हिंदी, ये इन भाषाओं में छापते हैं। इसको भारतीय व्यक्ति तो पढ़ लेते हैं लेकिन अंग्रेज नहीं पढ़ पाते। अब अंग्रेजों को चाहे गालियां छाप दो, कुछ भी छाप दो, उनके लोग पढ़ करके, जनता पढ़ करके क्रोधित हो जाती है, अंग्रेजों से ईर्ष्या, द्वेष, घृणा करने लग जाती है। अब क्या हुआ? लॉर्ड लिटन ने एक एक्ट जारी कर दिया कि जो भी भारत में समाचार पत्रिका छपेगी, अब उसको पहले हमसे राष्ट्रीयकरण कराना पड़ेगा। आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि भारत में पत्रिका का राष्ट्रीयकरण किसके द्वारा किया गया था? पत्रिकाओं का राष्ट्रीयकरण तो लॉर्ड लिटन ने। और राष्ट्रीयकरण करने के लिए क्या किया गया? कौन सा एक्ट आया? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। और क्या था, जब ये लोग पत्रकारिता का राष्ट्रीयकरण कराने के लिए जाते थे तो ये कहता था भाई अगर आप अंग्रेजी में केवल समाचार पत्र छापो तब तो हम राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं, अन्यथा नहीं करेंगे। अर्थात जब राष्ट्रीयकरण होता था तब केवल अंग्रेजी भाषाओं का ही कर रहे थे ताकि अंग्रेजी भी पढ़ सकते हैं, उसको अब छापो हम भी पढ़ लेंगे क्या छापा है हमारे खिलाफ। तब ये जो बहुत सारे समाचार पत्र थे उनका प्रकाशन भारतीय पत्रकारों को बंद करना पड़ गया था और इसीलिए इसको कहा गया मुंह बंद करने वाला एक्ट। इस एक्ट को कहा गया। इसके अतिरिक्त इसी के समय में भारत में एक शस्त्र अधिनियम भी लाया गया था। शस्त्र अधिनियम क्या था? शस्त्र अधिनियम था कि जिस प्रकार से लोगों के पास में लाइसेंस होते हैं और अपने अस्त्र शस्त्र हथियार रख सकते हैं, तो ये इसने बिल्कुल मना कर दिया था कि कोई भी भारतीय को आवश्यकता नहीं है अस्त्र शस्त्र के धारण करने की। ये 2 एक्ट इसके समय में आए, लॉर्ड लिटन के समय में। इसके समय में, इसके बाद आगे पढ़ते हैं अगले व्यक्ति को। लॉर्ड मेयो हो गया और लॉर्ड लिटन हो गया है, बस और कोई कार्य नहीं है इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति आता है वो था लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन जब आया उसने बड़े बड़े अच्छे कार्य किए।
लॉर्ड रिपन। क्या कहते हैं लॉर्ड रिपन को? भारत का उद्धारक कहते हैं लॉर्ड रिपन को। और लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा किसके द्वारा दी गई थी? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा। क्यों दी गई, कारण को समझिए आप, कि जब भारत में लॉर्ड रिपन आया तो सबसे पहले तो उसने कार्य यह किया, सबसे पहले इंपॉर्टेंट कार्य था कि वर्ष 1881 ईस्वी में उसने भारत में पहली नियमित जनगणना कराई। नियमित जनगणना भारत में सर्वप्रथम किसने कराई थी? तो आंसर लॉर्ड रिपन के द्वारा। इसके अतिरिक्त इसका इंपॉर्टेंट कार्य यह था, इसने भारत में शुरुआत की स्थानीय स्वशासन की। स्थानीय स्वशासन का जनक भारत में किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। क्या होता है ये स्थानीय स्वशासन? क्या भारत में पहली बार इसी के समय में इसका प्रयोग हुआ है? नहीं। पिछली ओल्ड हिस्ट्री में मैंने आपको बताया कि जो चोल साम्राज्य था, चोल साम्राज्य के लोगों ने भी सबसे पहले स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। क्या होता है ये स्थानीय स्वशासन? समझिए जरा। स्थानीय स्वशासन होता है कि जब भारत गणतंत्र बना था तो उस समय में चुनाव जो हुआ करते थे वो लोकसभा के चुनाव होते थे। लोकसभा के चुनाव मतलब जिससे बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। 2019 में हुए लास्ट बार। या विधानसभा के चुनाव होते थे। विधानसभा मतलब जो 2022 में हमारे यहाँ होने वाले, उसका प्रचार शुरू हो गया है, वो चुनाव हुआ करते थे। अब जब माना अगर विधानसभा होती थी तो विधानसभा से स्तर पर अनुच्छेद नंबर 40 में लिखा हुआ तो था कि ग्राम पंचायत होगी, लेकिन इतने अच्छे से उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, क्या क्या कार्य करेगा, नहीं करने पर सजा क्या होगी, वो सब लिखा हुआ नहीं। तो बस ऐसा लिखा कि ग्राम पंचायत होगी। तो क्या होता था, बात को समझिए। ये एक विधायक, मेरा अंदाजा बता रहे हैं कि लगभग 40 गांवों को मिला करके बन रहा है। 40 गांव, 50 गांव भी होते हैं, ज़्यादा क्षेत्र भी हो सकता है। तो हम अपना मान लेके कर रहे हैं कि 40 गांवों का एक विधानसभा का अध्यक्ष होता है, विधानसभा का सदस्य होता है। सॉरी, ये जो चुनाव होंगे 40-50 गांवों का व्यक्ति आएगा। आप बताइए कि ये अगर 50 गांव इसके अधिकार क्षेत्र में हैं तो क्या 50 गांव के जो कार्य ग्राम का प्रधान करता है, सड़कें बनवाना, नाली टूट गई वो बनवाना, या फिर साफ सफाई का ध्यान रखना, गांव में लाइट की व्यवस्था को करना, गांव के लड़ाई झगड़ों को सुलझाना, ग्राम प्रधान के कार्य हैं। कितने कार्य करता है? 29 कार्य करता है, 29 कार्य करता है। आप बताइए कि क्या 50 गांवों की निगरानी इतने अच्छे से कर सकता था वो विधायक? नहीं कर सकता था। तो क्या कार्य किया गया? यही तो कहा गया कि अब स्थानीय स्वशासन बनाओ, मतलब कि जो 40 गांव का ये क्षेत्र है पूरा, इसमें 3 गांव यहाँ आए, 3 गांव या 4 गांव या 5 गांव, इनको मिलाया गया और 3 गांवों को, 4 गांवों को मिला करके, यानी लगभग 4000 की जनसंख्या में मिला करके क्या बना दी गई? एक बना दिया गया ग्राम पंचायत। इतने गांवों का एक प्रधान होगा, इन गांवों का एक प्रधान होगा। अब वो अच्छे से कार्य कर पाएगा ना? वो अगर एक ही होता सब पर तो अच्छे से नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए स्थान स्थान पर एक व्यक्ति नियुक्त कर दिया, उसको कहते हैं स्थानीय स्वशासन। स्थान स्थान पर स्वशासन, स्वयं का मतलब उनका ही द्वारा चुना गया एक व्यक्ति, उनके ही द्वारा। कोई क्या, जिस व्यक्ति का अपने 3 गांवों की ग्राम पंचायत में वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, क्या वो बाहर का व्यक्ति आकर के चुनाव लड़ सकता है यहाँ का? नहीं। फिर स्वशासन निकाय का रह जाएगा तो नहीं लड़ सकता है ना। तो ये एक ग्राम प्रधान इस प्रकार से बना दिए गए, ये इस प्रकार बनाए गए। उसके पश्चात आगे और आपने पढ़ रखा है कि इसमें आता है जैसे जिला पंचायत, जिला पंचायत आता है। तो इन गांवों को जोड़ करके एक पूरा जिला बनाया और 2-3 ग्राम पंचायतों और भी ज्यादा ग्राम पंचायत को जोड़ करके उसको क्या बना दिया? जिला पंचायत। आप समझिएगा जरा कि जैसे गांव था, गांव चांदनगर, और गांव चांदनगर की जितनी भी टूटी फूटी सड़कें ग्राम प्रधान बनवाएगा, ग्राम प्रधान बनवाएगा। ग्राम पीड़गढ़ भी इसी ग्राम पंचायत में आता है। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि जो सड़क ग्राम चांदनगर और पीरगढ़ को जोड़ती है, क्या उस सड़क को भी ग्राम प्रधान बनवाएगा? नहीं बनवाएगा। फिर उसको कौन बनवाए? तो ये आ गया, ये ग्राम पंचायत, ये एक ग्राम पंचायत, एक 3 हो गई, ये 3 प्रधानों के रखा। अब जो इन गांवों को जोड़ने वाले जो रास्ते थे उनको कौन बनवाएगा? वो जिला पंचायत। ऐसे करके सिस्टम बनाया गया, ठीक है। अब उसके बाद एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने का कार्य, एक शहर से दूसरे शहर को अगर जोड़ना है तो उसको आगे कौन? उसके लिए आएगा विधायक, विधायक बनवाएगा। आप समझिए जरा क्या कहना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि अमरोहा से और मुरादाबाद को जोड़ने वाली एक सड़क बनाई जा रही है, बड़ी सड़क, चौड़ी सड़क बनेगी वो, तो फिर तो जिसमें ट्रक वाहन वगैरह बड़े चल सके।
होता है तो उसको जोड़ने वाली को क्या कहेंगे, जिले से जिले को जोड़ने वाले को राज्य राजमार्ग के अंतर्गत आते हैं। तो राज्य सरकार में कौन आएगा, विधायक आएगा। और जो भारत के राजधानियां हैं, बड़े शहर, उसको जोड़ने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग, उसको कौन बनवाता है, केंद्र की सरकार बनाती है। तो इसको कहते हैं स्थानीय स्वय शासन, ताकि जगह जगह पर अगर व्यक्तियों को नियुक्त कर दिया जाए तो देखरेख अच्छे से हो सकती है। स्थानीय स्वय शासन का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वय शासन का जनक कहा जाता है। इसने वर्ष 1882 ईस्वी में कार्य यह किया, 1882 ईस्वी में, कि जो एक्ट जारी करके गया था लॉर्ड लिटन, कौन सा, वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, इसने वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त किया, लॉर्ड रिपन ने। क्या था, मुंह बंद करने वाला है, किसने कहा था कि भाई छापो, चलो जिस भी भाषा में आपको छापना है पत्र आप छापो, कोई बाउंडेशन नहीं है, इसने कह दिया। इसके बाद वर्ष 1884 ईस्वी में, 1883 और 84 में, इसके समय में एक विवाद चल रहा था, इल्बर्ट बिल विवाद। इल्बर्ट बिल विवाद, इल्बर्ट बिल विवाद। ये इल्बर्ट बिल विवाद क्या था, इल्बर्ट बिल विवाद ये था कि भारत में जो हाई कोर्ट बने हुए थे, भारत में जो हाई कोर्ट बने हुए थे, न्यायालय बने हुए थे, उन न्यायालयों में जो सुनवाई हुआ करती थी, जो जज की कुर्सी पर बैठता था, अगर अंग्रेज का मुकदमा है, अंग्रेज ने अपराध किया है और किसी ने उस पर इल्जाम लगा करके उसको सजा दिलवाना चाह रहा है कोई भारतीय, तो उस अंग्रेज को जो सजा देने वाला जज था, वो ये नियम था कि अंग्रेज ही होगा। ऐसे नहीं कि जज की गद्दी पे बैठा है भारतीय और अंग्रेज को सजा दे दी, नहीं, अंग्रेज को अगर सजा देनी है तो भारतीय जज नहीं सजा सुनाएगा, अंग्रेजी जज ही सजा सुनाएगा। ये कानून था। आप बताओ, कोई अंग्रेज कुछ कुर्सी पर बैठे हुए अंग्रेज को घृणा सजा दे सकता था, नहीं दे सकता था। तो ये काहे का कानून, काहे का हाई कोर्ट भाई, तो भारतीय जनता इसका विरोध करती थी। लेकिन लॉर्ड रिपन आया और लॉर्ड रिपन ने कहा कि ये इल्बर्ट बिल विवाद को सुलझाया जाता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी देश के व्यक्ति को सजा सुना सकता है, ये कहा गया। भले ही बाद में 84 ईस्वी के कुछ ही समय के बाद ही यूरोपीय लोगों ने इसको फिर से लागू कर दिया, लेकिन कार्य किया तो इसने अपने समय में। इल्बर्ट विवाद किसके समय में आया, तो आंसर लगाएंगे आप, लॉर्ड रिपन। इसके अतिरिक्त एक प्रश्न आपसे पूछता है कि भारत में भारत का उद्धारक की संज्ञा किसने दी थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। नाइटिंगेल फ्लोरेंस ने इसको कहा भारत का उद्धारक, उद्धारक मतलब उद्धार करने वाला, तारण करने वाला, इसको कहा गया। इसको लॉर्ड रिपन को। अच्छा व्यक्ति था, अच्छे कार्य करके गया। कौन कौन से कार्य किए, इसको जनगणना करा दी, स्थानीय स्वशासन, वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को सुलझा दिया, इल्बर्ट बिल विवाद को सुलझा दिया। इसी कारण से फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्या कहती हैं कि ये भारत का उद्धारक है। इसके अतिरिक्त तो इसके समय में 1882 ईस्वी में एक एक्ट और आया, आपको याद हो उसके बारे में, कि पूछेगा हंटर आयोग का संबंध किससे था, शिक्षा से संबंधित हंटर आयोग का गठन। हंटर आयोग का गठन, सर हंटर क्या है, ये हंटर उसका अध्यक्ष था, ये जो आयोग गठित किया गया इसका अध्यक्ष था हंटर, इसलिए इसको कहा गया हंटर आयोग, उसका आयोग। स्ट्रेची आयोग बताइए किसके समय में आया था, लॉर्ड लिटन के। स्ट्रेची आयोग, अकाल आयोग का गठन किया गया था उसके अतिरिक्त। आगे बढ़ते हैं अगले व्यक्ति को। आगे बढ़ेंगे, लॉर्ड डफरिन को पढ़ते हैं, काम का व्यक्ति। इसके बाद तो और वही आया है। लॉर्ड डफरिन भी कुछ नहीं है, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बस इतना लिखना होता है। और बाकी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका इतिहास एक दिन का नहीं है, बहुत बड़ा इतिहास है। लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन क्या हुआ इसके समय में, 28 दिसंबर वर्ष 1885 को
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। स्थापना किसने की, अध्यक्ष कौन थे, कहाँ हुई, कितने व्यक्ति थे, कौन कौन अध्यक्ष बने, क्या क्या कार्य किए, कब विभाजन हुआ, गरम दल कैसे निरंतर, ये पूरा इतिहास है कांग्रेस का, उसको एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल इसका इतना ही लिखते हैं। उसके बाद आगे पढ़ते हैं एक दो व्यक्ति और काम का। लॉर्ड डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, इसके बारे में यहाँ इतना ही केवल। आगे बढ़ते हैं लॉर्ड लैंसडाउन। आपने बताओ, याद हो आपको कि जो रेखा है डुरंड रेखा, उसका निर्धारण किसके समय में हुआ था? डुरंड रेखा का निर्धारण किसने किया था? लॉर्ड लैंसडाउन ने। डुरंड रेखा का निर्धारण किसने किया? ये टॉपिक भी ज्योग्राफी का है। डुरंड रेखा पाकिस्तान और उस समय में भारत और अफगानिस्तान का विभाजन करती थी। आज वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है। ठीक, उसके बाद एक और व्यक्ति आया, लॉर्ड एलिगन द्वितीय। लॉर्ड एलिगन द्वितीय के कथन आपसे पूछता है कि भारत को आजादी के बल पर जीता गया, सॉरी, भारत को ताकत के बल पर जीता गया और ताकत के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। इसका एक कथन पूछता है।